हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज बेटा हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हम उसे मात्र 30 मिनट में डिस्कस करेंगे फास्ट फॉरवर्ड नोट्स के साथ में। तो देखेंगे तो व्हाट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कुछ ऐसे समझाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। यदि हम बात करें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करें तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड लेवल पर ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्लान्स और प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिस पे सवाल भी पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी थी इंडिया ने 1951 के अंदर। तो 1951 के अंदर में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिन्हें बाद में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें एमनियोसेंटेसिस के बारे में तो एमनियोसेंटेसिस एक फीटस के सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका है। एमनियोसेंटेसिस एक फीटस के सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट है, जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके क्रोमोजोमल पैटर्न के आधार पर फीटस के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली के बारे में। तो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसे CDRI लखनऊ यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और यह फीमेल्स के लिए एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जो कि केवल ईस्ट्रोजन से बनी होती है। अधिकतर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वे ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों से बनी होती हैं, लेकिन सहेली केवल ईस्ट्रोजन से बनी हुई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि वंस इन ए वीक मतलब एक सप्ताह में एक बार ही ली जाती है और जो कि कॉन्ट्रासेप्शन का एक अच्छा तरीका है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पॉपुलेशन के बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने का रीज़न है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में कमी आती जा रही है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि MMR में भी कमी आती जा रही है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आती जा रही है। और ऐसा पॉसिबल हो पाया है हमारी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण। तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज़ आता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वह एक्सप्लोड करती जा रही है। यदि हम बात करें कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में, तो देखो यदि हमें इस पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को रोकना है तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि चाइल्ड के बर्थ को कंट्रोल कर सकें। और ऐसे चाइल्ड बर्थ कंट्रोलिंग मेथड को ही हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कुछ विशेषताएं जो है NCERT ने दे रखी हैं कि क्या क्या विशेषता होनी चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होना चाहिए, इस पर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए वह यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, और ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए, और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट भी होने चाहिए। और जो है यह किसी भी तरह से सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर के साथ में इंटरफेयर ना करता हो यूज़र की। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और यूज़र के सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर को यह इंटरफेयर ना करे, ऐसा होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्शन के काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि NCERT में दिए हुए हैं, दैट इज़ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर्स जिसमें कॉन्डम्स के बारे में चर्चा हुई है, फिर है IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड इंजेक्टेबल्स, और इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो नेचुरल मेथड पर बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेचुरल तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन के 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं नेचुरल मेथड्स में, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस सबसे पहला है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें एक तरह से कोइटस को अवॉइड किया जाता है 10 से 17 दिन तक, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे एक तरह से ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड माना जाता है। तो व्हाट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस? पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक ऐसा मेथड है कि जिसमें कोइटस को अवॉइड करना होता है यूज़र को, मतलब जो भी कपल सेक्स में जा रहे हैं उनको कोइटस को अवॉइड करना होता है 10 से 17 दिनों तक, जिसे ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड माना जाता है। क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ की होती है, और 28 डेज़ में लगभग 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है। तो यदि हम 10 से और 17वें दिन तक कोइटस को अवॉइड करें
तो एक तरह से कंसीव होने से बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन ये मेथड पूरी तरह से फिट नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगले मेथड के बारे में, दैट इज़ विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन मेथड। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन में क्या होता है कि इसमें मेल जो होता है एजेकुलेशन से पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना से अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, और इस मेथड को कहा जाता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्शन मेथड जो है वह भी उसके भी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही मेल अपना पेनिस इंसर्ट करता है तो एजेकुलेशन से पहले एक फ्लूइड निकलता है पेनिस से, और इस फ्लूइड में काफ़ी सारे स्पर्म होते हैं, और ये स्पर्म जो है उनसे भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी आ सकती है, इसलिए विड्रॉल मेथड भी इतना इफेक्टिव नहीं है। और यदि हम बात करें लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो कि तीसरा मेथड है नेचुरल मेथड में, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि जब एक फीमेल जो होती है वह एक बच्चे को जन्म देती है तो लैक्टेशनल पीरियड चलता है, और लैक्टेशनल पीरियड चलता है लगभग 6 मंथ तक चलता है लैक्टेशनल पीरियड। और इस लैक्टेशनल पीरियड में फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी तो कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत कम होंगे। लेकिन ये जो मेथड है इसका बैरियर ये है कि ये मेथड जो है केवल 6 मंथ तक ही इफेक्टिव है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ओव्यूलेशन होता है, और क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती इसलिए ओव्यूलेशन भी नहीं होता, और इसलिए इस मेथड में जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। चूँकि ये नेचुरल मेथड है तो इसलिए इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेचुरल मेथड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे बैरियर्स के बारे में, बैरियर मेथड्स के बारे में। तो बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल मेटिंग से, और बैरियर मेथड में मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बैरियर्स मौजूद हैं। मेल्स में कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है और फीमेल कॉन्डोम्स भी मार्केट में अवेलेबल है। यदि हम बात करें कॉन्डोम्स के बारे में, तो कॉन्डोम्स जो होते हैं ये थिन रबड़ और लेटेक्स सीट के बने हुए होते हैं, जिन्हें पेनिस या वेजाइना में लगाया जाता है यूज़र के द्वारा। खुद यूज़र ही इन्हें इंसर्ट करता है पेनिस के ऊपर या फिर वेजाइना के अंदर, इनको लगाया जाता है कोइटस से पहले। और इसमें क्या होता है कि जो एजेकुलेटेड सीमन होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे कि ये पेनिस है और पेनिस के ऊपर यदि कोई व्यक्ति कॉन्डम पहनता है तो उसमें क्या होता है कि जो एजेकुलेटेड जो सीमन है वह कॉन्डम के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाता है और वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाता। यदि हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स के लिए सबसे पॉपुलर ब्रांड जो होता है कॉन्डम्स की, दैट इज़ निरोध। तो निरोध सबसे पॉपुलर ब्रांड है मेल्स के लिए। और कॉन्डम्स के एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और मेल और फीमेल दोनों के ही कॉन्डम्स कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब ये रीयूजेबल नहीं होते। एक बार इन्हें यूज़ करने के बाद हमें फेंक देना होता है और इन्हें सेल्फ इंसर्ट किया जाता है, और जिससे यूज़र की प्राइवेसी भी बनी रहती है। फिर हम बात करेंगे अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, दैट इज़ डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स के बारे में। इनको बैरियर्स भी कहा जाता है। ये भी रबर के ही बने होते हैं और इन्हें भी खुद ही इंसर्ट किया दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। तो कोइटस के दौरान सर्विक्स को कवर करने के लिए डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, और इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का, जेलीज का और फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकी इफेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो है जिसको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है इंडिया में वाइडली यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, और काफ़ी लंबे समय तक, जैसे आपको 3-4 साल या 5 साल तक भी प्रेगनेंसी को डिले करना है तो आईयूडीज़ जो हैं वे बहुत ही प्रेफरेबल होते हैं। आईयूडी को सेल्फ इंसर्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर्स के द्वारा ही यूट्रस और वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। आईयूडीज़ ना 3 तरह के होते हैं, एक तो नॉन मेडिकेटेड होते हैं जैसे कि लेपर्सलूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होते हैं जैसे कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ होते हैं जैसे प्रोजेस्टासल्ट और LNG-20, और इन पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
आईओडीज़ क्या करते हैं कि ये जो आईओडीज़ यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वे यूट्रस के अंदर में स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। आईओडीज़ इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ की क्या विशेषता होती है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ में जो कॉपर आयन होता है वह स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ क्या करते हैं कि ये बेसिकली यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए और सिर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। तो इस यानी कि सिर्विक्स को स्पर्म की एंट्री के लिए बहुत ही हॉस्टाइल बना देते हैं और इसके अलावा जो है इम्प्लांटेशन के लिए और यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। और इस प्रकार से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ काम करते हैं। आयोडीज़ जो होते हैं दैट आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ये फीमेल्स के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। यदि हमें प्रेगनेंसी को डिले करना है या फिर यदि बच्चों के बीच में स्पेस देना है तो आयोडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वह आयोडीज़ ही है। फिर हम बात करेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अधिकतर पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पिल्स होते हैं ये बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन होते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन होते हैं या फिर ईस्ट्रोजन के या फिर प्रोजेस्टेरॉन से ही बने होते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से भी बने होते हैं। जैसे यदि हम बात करें माला डी के बारे में तो माला डी जो है वह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों से बनी हुई है। और यदि हम बात करें सहेली के बारे में तो वह केवल ईस्ट्रोजन से बनी हुई है। ये टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, ये टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं और इन्हें पिल्स भी कहा जाता है। पिल्स को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से स्टार्ट करके और 21 डेज़ तक लगातार लिया जाता है और फिर बीच में 7 डेज़ का गैप दिया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखो। तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए फर्स्ट 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंटेड द कंसेप्शन। तो जब तक फीमेल कंसीव करने से बचना चाहती है तब तक इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्योंकि इनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है तो ये इनहिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को और सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है उसकी एंट्री रिटार्ड हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि बेसिकली कोई फीमेल जो है वह कंसीव ना कर सके। और इस केस में यदि हम बात करें सहेली की तो सहेली एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसे यह वंस इन ए वीक पिल है, मतलब एक सप्ताह में एक बार ली जाती है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है। यदि हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन अलोन इन ए कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो यूज बाई फीमेल्स एज इंजेक्टेबल्स। तो देखो एक और कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है दैट इज इंजेक्टेबल्स। जैसे पिल्स जो होते हैं वे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं और तब तक हमें जो है कंसीव करने से बचाते हैं जब तक हम इन्हें लेते रहते हैं। लेकिन यदि हमें बहुत लंबे समय तक जैसे कि कंसीव करने से बचना है यदि कोई फीमेल्स को तो इंजेक्टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्टेबल्स भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के ही बने होते हैं। इंजेक्टेबल भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं पर इनका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो होता है वह हाई होता है, मतलब ये लंबे समय तक हमें कोई फीमेल्स को कंसीव करने से रोक सकते हैं। तो देखो भाई प्रोजेस्टेरॉन अलोन in combination with estrogen can also be used by females as injectables और implant under the skin। तो इन्हें स्किन के नीचे लगाया जाता है और देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वह पिल्स की तरह ही होता है लेकिन इनका इफेक्टिविटी पीरियड जो होता है वो बहुत ही लंबे समय का होता है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वह रेप केसेस में या फिर 72 आवर्स ऑफ कॉइटस के अंदर भी किया जा सकता है। जैसे कि यदि कोई फीमेल का रेप हुआ है या फिर यदि कोई फीमेल जो है वह अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये बेसिकली ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखो भाई प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they
could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। तो casual unprotected intercourse के केस में या फिर रेप केस में जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी उसे अवॉइड करने के लिए भी इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सबसे लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, दैट इज सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में आप सब जानते ही हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स की जाती है, वेसेक्टोमी मेल्स की जाती है, और इनको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। ये इर्रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो देखो भाई, सर्जिकल मेथड इनको स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये जनरली एडवाइस किए जाते हैं उन मेल्स और फीमेल्स को जो कि आगे बच्चा नहीं चाहते या फिर आगे बेसिकली कंसीव फीमेल नहीं करना चाहती, तो उनके लिए, या फिर मेल इससे बचना चाहता है तो उनके लिए सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि गैमेट के पाथवे को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि गैमेट जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सके। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यदि हम मेल के स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करें तो दैट इज़ वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। और यदि हम बात करें ट्यूबेक्टोमी के बारे में तो ट्यूबेक्टोमी में बेसिकली फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। जैसे कि वासेक्टोमी में क्या है कि वास डिफरेंस को कट करके बांधा गया है, और यदि हम ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में कट करके बांधा गया है। फिर हम बात करेंगे कि अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वे प्रेगनेंसी से बचने के लिए या फिर कंसेप्शन से बचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इनके कुछ इल इफेक्ट में जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट कैंसर जैसी कुछ समस्याएं भी इनसे हो सकती हैं। तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। बात करेंगे MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, और टोटल 45 टू 50 मिलियन MTP परफॉर्म किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि पूरे जो हमारे पास में प्रेगनेंसीज का 1/5% है, तो वह बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। और MTP की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसे कहा जाता है। इंडिया में फीमेल फोइटस को, क्योंकि फीमेल्स के बारे में लोगों की सोच जो है वह अच्छी नहीं है, तो इंडिया में इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स के जो है एक तरह से गर्भपात को रोकने के लिए इंडिया ने सबसे पहली बार MTP को लीगलाइज़ किया था। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने MTP को लीगलाइज़ किया था 1971 में, मतलब 1971 में इंडिया ने पहली बार MTP को लीगलाइज़ किया है, कड़े रूल्स के साथ में इसको बांधा है। MTP हमें कब कराना चाहिए? MTP हमें कराना चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज के केस में, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के केस में, या फिर रेप्स के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल ईदर फॉर मदर और फोइटस। तो देखो, MTP के इस्तेमाल की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के केस में, या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में, या फिर रेप केसेस में, या फिर यदि प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन फीमेल या फिर बच्चे के लिए नुकसानदायक है तो उस केस में भी MTP कराया जा सकता है। MTP जो है वह पहले ट्राइमेस्टर तक तो सेफ़ होता है। MTP को पहले ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक तो सेफ माना जाता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में MTP कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। और एमनियोसेंटेसिस के बारे में तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, जिसके द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STDs के बारे में। तो व्हाट आर STDs? तो ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलती हैं, तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। सेक्सुअल STD का दूसरा नाम जो है वह वीनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी इनको कहा जाता है, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वाल, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। यदि हम बात करें एड्स के इन्फेक्शन के बारे में, मतलब HIV इन्फेक्शन की बात करें, हेपेटाइटिस बी की बात करें, जेनाइटल हर्पीस की बात करें, जेनाइटल वार्ड्स की बात करें, तो ये इनक्योरेबल डिजीजेज है, मतलब इनका कोई इलाज नहीं है, मतलब इनको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। बाकी यदि हम गोनोरिया के बारे में बात करें, सिफिलिस के बारे में बात करें, क्लेमाइडियासिस के बारे में बात करें, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात करें, तो इनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मतलब यदि हम इनका डिटेक्शन पहले ही हो जाए तो इनको ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह से इनको इरेडिकेट किया जा सकता है। यदि हम STDs के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान एड्स के ऊपर जाता है, और एड्स जो होता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, और जो कि HIV
यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वह सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। हालांकि HIV के ट्रांसमिशन के और भी मेथड्स हैं, लेकिन मेजर जो इसका ब्रेक थ्रू हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में वह सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ है ये। बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो पूछा जाता है कि मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी है। तो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ एड्स नहीं होती, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वह हेपेटाइटिस बी होती है। तो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ हेपेटाइटिस बी होती है। और ये जो डिजीज़ फैलती हैं हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन जो होता है वे या तो बेसिकली इन्फेक्टेड निडल्स की शेयरिंग से होता है, या फिर इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण होते हैं, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली तो इनका ट्रांसमिशन होता ही है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, जो अदर डिजीज़ हैं ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। लेकिन इसमें आपको जेनाइटल वार्ड्स भी ऐड कर देना है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स और HIV इन्फेक्शन के अलावा बाद बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं ये क्योरेबल डिजीज़ होती हैं। इन चारों को छोड़ करके बाद बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं वो क्योरेबल हैं। यदि हम बात करें कि यदि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो हमें अवॉइड करना चाहिए अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए कोइटस से पहले। और यदि हम डाउट में हैं तो हमें तुरंत ही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डिटेक्शन होने पर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि डिजीज़ को ख़त्म किया जा सके। बात करें इनफर्टिलिटी के बारे में, तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई कपल्स 2 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोएबिशन। और इसमें 2 साल या 1 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी यदि कोई कपल प्रोड्यूस नहीं कर पाते प्रोजेनी तो इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे रीजन है, फिजिकल भी रीजन है, कॉन्जेनाइटल भी है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं, ड्रग्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजन्स भी इसके बताए गए हैं। यदि हम बात करें कि यदि ऐसे कपल्स को मान लो बच्चा चाहिए तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें आर्ट भी कहा जाता है। तो आर्ट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इसमें हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे IVF भी कहा जाता है, जिसमें बॉडी के बाहर बॉडी की जैसी कंडीशंस पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 तरह से हो सकता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है और एक इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र होता है। तो 2 तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ओवम को कलेक्ट किया जाता है वाइफ या डोनर से, और स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड या डोनर से, और दोनों को कलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है बॉडी के बाहर, और जायगोट को तैयार किया जाता है और फिर जायगोट का ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि हम बात करें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के GIFT यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो इसमें जो जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, मतलब 8 ब्लास्टोमियर्स वाले जायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है। और कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखना है कि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसीलिए इस मेथड को GIFT यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र के बारे में। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र में क्या किया जाता है कि एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मतलब यदि 8 ब्लास्टोमियर हैं, 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो है तो उसका फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसको जिफ्ट कहा जाता है। और यदि हम 8 ब्लास्टोमियर से अधिक वाले एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में तो इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहा जाता है। और इस प्रकार से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पूरा होता है। यदि हम बात करें इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में गैमीट का फ्यूजन होता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर ही। बात करेंगे गिफ्ट के बारे में, तो देखो गिफ्ट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो गिफ्ट को कहा जाता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो देखो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या किया जाता है कि इसमें गैमीट को ट्रांसफ़र की, इसमें गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे सपोज करो कि कोई फीमेल है, फीमेल जो है उसमें एक तरह से गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती है, ऐसी कंडीशन में प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि वह बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। मतलब उसके पास और सारी चीज़ें ठीक है लेकिन वह ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में गैमीट को किसी डोनर से कलेक्ट करके और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं,
फेलोपियन ट्यूब में आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, मतलब जो फीमेल ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन प्रोवाइड कर सकती है ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए सूटेबल हो, तो ऐसी फीमेल्स के केस में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि हम बात करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI के बारे में, तो यह भी एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है एम्ब्रियो टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी में एम्ब्रियो को प्रिपेयर करने का। इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में, और इनफर्टिलिटी जो है ईदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। ठीक है, बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को AI भी कहा जाता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, देखो ऐसे मेल्स जो कि जिनमें नपुंसकता की कंडीशन होती है या फिर उनका पेनिस इरेक्ट नहीं करता, तो ऐसे मेल्स के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि या तो उसी मेल से गैमीट्स को निकाला जाता है या फिर किसी डोनर से गैमीट्स को निकाल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आर्टिफिशियली उसका इंसेमिनेशन करवाया जाता है ताकि फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्दर जो आगे के प्रोसीजर है वो हो सके। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है इसमें सीमेन को कलेक्ट किया जाता है ईदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, और इसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना के अंदर में और यूट्रस के अंदर में, और इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है ऑफ फीमेल। ठीक है, यदि हम बात करें समरी के बारे में, तो देखो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। यदि हम बात करें समरी के बारे में, तो समरी में वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वह टोटल वेलबींग होती है ऑल एस्पेक्ट में, जैसे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल। और हमारा नेशन पहला ऐसा नेशन है, हमारा भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की, जिन्हें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे जो हैं हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, और उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमारे पास में नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें मैंने आपके लिए 3 मेथड्स बताए थे। फिर बैरियर्स हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड्स भी हैं। यदि हम बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, तो MTP जो है वह जनरली परफॉर्म की जाती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, रेप केसेस से बचने के लिए और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से में आई प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और MTP जो है वह पहले ट्राइमेस्टर तक सेफ मानी जाती है, मतलब 12 वीक्स तक सेफ है, लेकिन इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में MTP जो करवाई जाती है वह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है। यदि हम बात करें STDs के बारे में, तो इनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, विनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। और मैंने आपके लिए बताया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं ये बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, एड्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ करके बाकी सारी डिजीज़ क्योरेबल हैं यदि अर्ली इनका डिटेक्शन कर लिया जाए। यदि हम बात करें यानी कि जो इनफर्टाइल कपल्स के बारे में बात करें, तो ऐसे कपल्स जो कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में असक्षम होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, देखो 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि कितने साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो 2 साल की ड्यूरेशन में भी वे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोएबिशन के बाद में भी यदि बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं तो इसको कहा जाता है बेसिकली इनफर्टिलिटी। और इसका जो एक अच्छा प्रोसीजर है इससे निपटने के लिए या फिर इनफर्टिलिटी को एकोमोडेट करने के लिए, तो दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर में मैंने आपके लिए बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर में बॉडी के बाहर बॉडी जैसी कंडीशंस पर यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है ना हमारा फर्टिलाइजेशन, तो फेलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, एम्पुला में होता है। तो एम्पुला में जैसी कंडीशंस होती हैं ऐसी कंडीशंस पर जायगोट को टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है और फिर उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 मेथड मैंने बताए थे, ZIFT जिसको जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, और एक होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र जिसको IUT भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर मात्र 29 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है और सारे कंसेप्ट, सारे PYQ इसमें कवर हो चुके हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।